नमस्ते, नमस्कार सबको मेरा प्रणाम और मैं यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ हमारे मंथली पॉडकास्ट इवेंट आस्क अस में। तो सबसे पहला सवाल आपके दिलों में होगा, अगर आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं, कि ये यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन क्या है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुनील चंद्रा जी को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। वो कुछ चंद शब्द यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन के बारे में कहें और फिर हम अपना इवेंट फॉर्मली शुरू करते हैं। सुनील जी प्लीज। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जैसे कि बताया कि ये इवेंट जो भी अभी आज की है, जिसको हम आस्कस कहते हैं, पॉडकास्ट है, ये हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन, इसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये उसकी एक इनिशिएटिव है, जो बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं उसमें से एक है। और ये आप देख सकते हैं, एक बरगद के वृक्ष जैसा कोई जो लोगो हमारा है, वो ये सिग्निफाई करता है कि नेचर एंड टेक्नोलॉजी कैन गो टुगेदर, एंड दैट इज आवर मोटिव, that is our message to society. That's why and we are basically a registered society, and these are registration details. One can go and check. And our registration, I mean, first nodal office is established in Ambedkar Nagar, that is in UP. And why? Because that was the first event we started with. I mean, that was mega event. First mega event started in Ambedkar Nagar, so we have first registered nodal center in there. And Priyanka is the vice president of this council. Basically, we are organized. We are governing like a society. So we have a president and we have vice president and many more designatories, and we are a team. Why? We are basically trying to मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लोग जो है हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए सोसाइटी, स्टूडेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स, इन सब के बीच में काम करता है। और हमारी एक वेबसाइट है जिसको कोई भी जा करके देख सकता है, वहां पे और डिटेल्स मिल जाएंगी। ये ऑर्गेनाइजेशन मार्च 2021 के पहले यूनाइटेड साइंस फोरम के नाम से जाना जाता था। और इसके बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट की डिटेल्स हैं, फेसबुक है। आप सारे लोग इन सारे लिंक्स के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो एक मेंबर के तौर पे, मेंबर्स यानी वो लोग जो इनको हैंडल करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं और हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं। और दूसरे तरीके से आप एसोसिएट की तौर से जुड़ सकते हो। आप डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं जुड़ते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप हमारी हेल्प कर सकते हो एक्टिवली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, तो आप एसोसिएट भी बन सकते हो। आप डिटेल्स देख सकते हैं, नहीं तो हमें ईमेल कर सकते हैं यूनाइटेड साइंस USF Global for you @gmail.com। एंड दीज आर द टाइप्स। ये चार हम जो है एप्लीकेशन के माध्यम से मेंबरशिप देते हैं, लाइक परमानेंट मेंबर्स, एसोसिएट, स्कूल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि टीचर्स और स्कूल के मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है, स्टूडेंट मेंबर्स, और कुछ नॉमिनेशन से हम जो है सिलेक्शन से हम काउंसिल और नॉमिनेशन कमेटी बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर, ऑनरेरी फेलोज एंड बेनिफैक्टर्स सेलेक्ट करते हैं। यूएसएफ मेंबर करेंटली लगभग 100 लोगों का जो है समूह है, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लगभग हमने जो है एक बड़ा पोर्शन कवर कर रखा है इंडिया के स्टेट्स में। और ये हमारी कुछ झलकियां थी पहली इवेंट की। ओके, हम डिटेल में जाएंगे। और अभी हमारी जो करंट इनिशिएटिव है, जो कि और सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही हो रही है, कहीं से बहुत ज्यादा जो है नॉइस आ रही है, आप उसको जो है ओके। तो हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि हम वॉलंटियर्स और इन सब के माध्यम से जो है लोकली अम्बेडकर नगर में किए थे। और कुछ साइंस न्यूज सेक्शन हम हैंडल करते हैं।
और उस प्रोग्राम को भी हैंडल करते हैं जो आप अटेंड कर रहे हैं, जिसके आप आज पार्ट है, जिसको पॉडकास्ट इवेंट आस्क अस कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम किसी एक्सपर्ट को, किसी फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे फॉर्मली इनफॉर्मली बात करते हैं, मतलब जैसे हम बातचीत के लहजे में उनके जो है साइंटिफिक जर्नी और क्या क्रूशियल फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो कैसे उन्हें कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को समझने के लिए हेल्प करते हैं, वो हम ऐसे जैसे हम बातचीत की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन की तरफ से कि आप सभी लोग आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी ग्रहण करें और हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक जो है मेन एम है वो पूरा किया जा सके, इस सोसाइटी को और एडवांस साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से करने में। तो अभी मैं फिलहाल कमांड जो है प्रियंका जी को सौंपता हूँ। थैंक यू प्रियंका फॉर चेयरिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुनील, इतनी अच्छी तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन को, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ। और जो लोग बाद में कनेक्ट हुए, मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहूँगी फिर से। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाराम जी का। तो कृपाराम जी का स्वागत करते हुए मैं कुछ चंद शब्द उनके बारे में बताना चाहूँगी। हमारे ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो कृपाराम जी पिछले कई सालों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो वो वातावरण और पर्यावरण रसायन शास्त्र यानी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, एरोजोल केमिस्ट्री, इन सारे रिसर्च टॉपिक्स पर इनका काम चलता है और वो इसमें एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत की शिक्षा यानी बीएससी और एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद वह पीएचडी करने के लिए पीआरएल आए, जिस जगह के कारण हम कई लोग जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसी जरिए हम कृपाराम जी को जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पीआरएल गई और ऐसे कई लोगों से मैं वहां पर मिली। उन्होंने अपना कुछ समय पोस्ट डॉक के लिए रिसर्च का आगे का जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसमें उन्होंने जापान में पोस्ट डॉक करीब 1.5 से 2 साल वो वहां पे रहे। उन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल में 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं, और मैं शायद गलती होंगी इस नंबर के लिए क्योंकि वो अभी भी मे बी और भी कुछ शोध पत्र डाल चुके होंगे, प्री प्रिंट होगा या फिर वो सबमिट कर चुके होंगे। तो ये जो आंकड़ा है वो बस बढ़ ही रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे अकम्प्लिश्ड रिसर्चर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमसे बात करने वाले हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई पुरस्कार मिले हैं। तो मुझे बहुत आशा है कि हमारे साथ जितने भी लोग या बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी उनसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो कृपा जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, और हम जो ये इवेंट है उसका छोटा सा फॉर्मेट में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले कृपाराम जी अपने कुछ कार्य, वो जो जो काम करते हैं उसके अराउंड, मतलब उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो ये प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। और अगर हमें कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको चैट में, जूम के चैट विंडो में डाल सकते हैं। मैं आपकी वो चैट पढ़ सकती हूँ। हमारे साथ जो बाकी के वॉलंटियर्स या जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन के, वो भी वो चैट पढ़ सकते हैं और मुझे सूचित कर सकते हैं, और फिर मैं आपके सवाल पूछ सकती हूँ। तो संकोच मत करिए, अपने सवाल पूछिए, और इतना अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। तो कृपा राम जी, फ्लोर इज योर्स। आप म्यूटेड हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Yes. Yeah. Okay. So thank you, Dr. Sunil and Dr. Priyanka, for inviting me to this event. And yeah, it's always pleasure to talk to the young generations and our students, and who could be our bright future actually. So हमेशा एक अच्छी चीज होती है कि आप अपने यंग माइंड से बात करें, और मुझे तो बहुत ही उत्साहवर्धक, मतलब मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे बच्चों से बात करके, बिकॉज दे कुड बी और दे विल बी फ्यूचर हीरोज फॉर अस। सो आज का प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है वो बहुत जनरल, कम लिटिल बिट टेक्निकल हो सकता है,
बट मुझे श्योर है कि जो बच्चे हमारे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड क्या होंगे, उनको छोटी छोटी कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि हम क्या बताएंगे उसके बारे में. सो आई जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक्चुअली. सो दिस इज हियर. Just a second. Just a second. Yes. I just kept it here. ओके सो आई एम श्योर दैट आप लोगों को खास करके हमारे यंग जनरेशन में जो बच्चे हैं उनको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और जैसा मैंने बताया प्रेजेंटेशन बहुत जनरल से लेकर के है. ओके सो प्रियंका, कैन यू सी द स्लाइड्स? हाँ, मुझे दिख रही है स्लाइड्स. हाँ. ओके ग्रेट. So this is the, I mean this the presentation. मैं मिक्स्ड लैंग्वेज में बात करूंगा, ज्यादातर कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से. सो हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे. और प्रियंका ने मुझे मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया मुझे. जस्ट टू करेक्ट दैट आई एम स्टिल एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो द जर्नी इज लॉन्ग एंड देन आई एम डूइंग हियर एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी in an institute that is Institute of Environment and Sustainable Development. So this institute is basically working in all the aspects of pollution, whether it is air, water, soil, and then some kind of health aspects as well actually. So if you come across हम बच्चों को अगर इधर आने का मौका मिलता है तो आप बनारस आएं, आप हमारे डिपार्टमेंट आएं और हमारे साथ में आप अगर चाहें कुछ डिस्कशन करना है, जस्ट विजिट के लिए आए, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे. ओके सो हाँ, आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉक है, हम थोड़ा सा इसलिए इसमें इंकरेज करना चाहते हैं बच्चों को कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे एटमॉस्फेयर का जो हम कंपोजिशन देख रहे हैं आज, हाउ इट केम इनटू द पिक्चर. And then I would really love to discuss about the creativity of the nature actually that we see. And I am actually amazed that how beautifully it is designed, that we can see this, and what are the uniqueness of the earth that other planets don't have. Okay, then slowly I will be moving to the air pollution aspects, which is my more of research area, but I will be making it very general, so don't be kind of that okay it will be a lecture जो कि बहुत ही कठिन होगा. कठिन लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ. थोड़ा सा हम एरोसोल्स और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will be discussing that how to reduce the air pollution actually. There will be some conclusions and remarks at the end of this discussion. So आज हम सभी जानते हैं कि हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, it is mostly dominated by nitrogen, oxygen and argon. So nitrogen is about 78%, oxygen is about 21%, and argon is about 1% or 0.9%. And these concentrations are reported in terms of mole fraction, or you can say volume by volume. Okay, so this is not the mass percentage. So just be careful with these things. Apart from this, there are minor and trace gases that play very important role, जो कि हमारे टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उसमें से हम एक स्पेसिफिक केस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में बात करेंगे. और जैसा मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको बताएंगे कि एरोसोल्स क्या होते हैं और पार्टिकुलेट मैटर उनको क्या कहा जाता है, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं. ओके सो हाँ, कैसे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी जर्नी कैसी रही है, और इसका एटमॉस्फेयर आज जो हम देख रहे हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन एंड अबाउट 0.9% आर्गन, हाउ दिस केम इनटू द पिक्चर. ओके सो ये आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारा, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो हम बताएंगे आपको कि अर्थ जो है हमारा, वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था. और 1 बिलियन ईयर जो होता है, इट इज 10 to the power 9 ईयर्स के बराबर होता है. सो अर्थ हमारा बहुत ही पुराना है. और इनिशियली जब हम देखें, अगर आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर देखें, 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले क्या था, वी डोंट नो एक्चुअली. टू बी प्रिसाइज 4.4 बिलियन ईयर्स के पहले क्या था,
हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, अर्थ का या उसके जो और चीजें क्या थी। बट हमने जैसा बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ वाज सेल्फ फॉर्म्ड एट 4.5 बिलियन ईयर। सो उसके पहले का हम अर्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते। सो ये कैसे फॉर्म हुआ? व्हेन द ग्रेविटी पुल्ड swirling gases and dust into it became a third planet from the sun. सो जो पृथ्वी है हमारी या जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट बना, और जो हमारा जो गैस और डस्ट एटमॉस्फेयर में थे उसको पुल करने के बाद में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक बड़ा सा जायंट ऑब्जेक्ट बना, जिसको हमने बाद में अर्थ के रूप में देखा। सो अगर आप देखें, इनिशियल कंपोजिशन था वो हमारा वाटर वेपर था, और सबसे पहले बनने वाले कुछ एटमॉस्फेयर्स में हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ सिंपल हाइड्रोजन के कंपोनेंट थे, जैसे अमोनिया था और मीथेन था। और चूंकि अर्थ के पास में मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, सो इंटेंस सोलर विंड की वजह से इसने जो एटमॉस्फेयर में प्राइमरी एटमॉस्फेयर था उसको ब्लू ऑफ कर लिया, और अर्थ के पास में कोई एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं। जैसे चूंकि ये जब हमारा ये प्रोसेस शुरू हुआ तो अर्थ कूल होना शुरू हुआ, और जब कूल हुआ तो उसके बाद में हमारा सॉलिड क्रस्ट का इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एक्टिव वोल्केनोज का वहां पे निर्माण हुआ। वोल्केनोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ढेर सारा गैसेज और एस निकालते हैं जब वो एक्टिव होते हैं, और ये लगभग हुआ 4.4 बिलियन ईयर एगो। ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर आया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज हमारे अर्थ के सरफेस में आई, और इसीलिए इनको हम लोग सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जब हम मिलियन ईयर स्केल पे बात करते हैं, 1 मिलियन ईयर की बात होती है तो हमारा 10⁶ ईयर्स की बात हो गई। बिलियन ईयर्स का मतलब 10⁹ ईयर हुआ। जब एटमॉस्फेयर हमारा और भी कूल हुआ तो जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने के बाद में दिस फॉर्म्ड ए क्लाउड, जैसा हम जानते हैं कि बादल बने, और वो बादल जो है वो प्रिसिपिटेट हुआ रेन की तरह से। और जब ये प्रिसिपिटेट हो करके ये पानी एक जगह पर इकट्ठा हुआ तो उसकी वजह से जो इकट्ठा हुआ उससे हमारा ओशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब जब ओशन का फॉर्मेशन हुआ और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कुछ तो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो ओशन के द्वारा उसका कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन हुआ। और सबसे पहले एक चीज जो हुई, जो हमारा अमोनिया था उसमें इंटेंस सोलर रेडिएशन, स्पेशली जो हमारा यूवी रेडिएशन होता है जो कि हाईली एनर्जेटिक होता है, उसने NH3 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इनएक्टिव नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में इवॉल्व किया। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन केम इनटू द पिक्चर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर में हुई है वो ऑक्सीजन कैसे आया, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रही है हमारे अर्थ के हिस्ट्री में। और ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 2 to 2.5 बिलियन ईयर एगो इस ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ। और ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कब हुआ है? अबाउट 2.5 बिलियन ईयर एगो हमारा ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन 0 था ऑलमोस्ट, और उसके बाद से हमारा एक आप देख सकते हैं स्लोली से लेकर के राइजिंग हुआ है। अबाउट 1 बिलियन ईयर के बाद में हमारा जो ऑक्सीजन हुआ है इट इंक्रीजेज रेपिडली एंड इट वेंट अप टू 35%। ओके, और उसके बाद में फिर ऑक्सीजन का रिमूवल प्रोसेस हुआ, और उसके बाद में बहुत सालों से हमारे पास जो भी प्रेजेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो अबाउट 21% के आसपास में है। सो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया इनिशियली, वो जो वाटर मॉलिक्यूल थे उनके फोटोकेमिकल डिसोसिएशन की वजह से आया। फोटोकेमिकल डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि जब इंटेंस फोटॉन्स जो हमारे हैं सोलर रेडिएशन के, उसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जब उसको एनर्जी से उसको ब्रेक किया तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके H2 और ऑक्सीजन बनाया, और उस ऑक्सीजन के हमारा जो इनिशियल था। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज शोन हियर एक्चुअली, द केमिकल रिएक्शंस। बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमको जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको उस मात्रा में नहीं बना सकता, इसलिए इस थ्योरी को कैन प्रोड्यूस ओनली ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बना सकता है तो दूसरी थ्योरी बात में आई कि ये कहीं ना कहीं से एक प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहा है। और ये पाया गया है कि ये फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया के द्वारा हुआ, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको हम कहते हैं, एंड दैट स्टार्टेड अबाउट 2.5 बिलियन ईयर एगो। सो दिस इज हाउ दिस एक्चुअली आज भी हमारा ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस आज भी होता रह रहा है। हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ओशन में होते हैं या पानी में होते हैं,
बैक्टीरिया जो एल्गीज होते हैं, जिनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो इसका फोटोसिंथेसिस करके ये हमेशा अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, और उस भोजन निर्माण के बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद एक स्लाइड बनाया हूं कि ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन साइकिल क्या है, वो लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा मैं। एक तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो इवोल्यूशन हुआ उसकी हमने अभी बात करी। अब बात आते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो है ये अर्थ के सरफेस को सराउंड करते हैं, एंड दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, जैसा हमने बताया कि कैसे ये आया है। दे अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन होता है हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर एक एक्चुअली देखा जाए तो हमारे तरह से एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है, जो हमारे आने वाली सोलर रेडिएशंस को एक परफेक्ट अमाउंट में आने देता है। अगर बहुत ज्यादा रेडिएशंस होता, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो सूरज से जो रोशनी आती है, जो रेडिएशन आता है अर्थ सरफेस पे, वो रेडिएशन इतना ज्यादा होता कि टेम्परेचर इनहेबिटेबल होता, हम लोग रह नहीं पाते। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी गैसेज हैं वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो क्लाइमेट और वेदर को भी कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। और ये जो मेटेओर शावर्स आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में डॉक्टर प्रियंका और सुनील ये लोग बता सकते हैं। इनके ये क्या होते हैं, जब आते हैं तो क्या हमारे जो एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑक्सीजन है वहां पे, ये उसको बर्न कर देता है। अदरवाइज हमारे पास में मेटेओर शावर्स गिरते रहते हैं और वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। और एटमॉस्फेयर जो है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन और रिसाइकिल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉक्स और नॉक्स, इनके कंसेंट्रेशन चेंज हुए हैं और ये हमारे लिए डेंजरस है। हम इसको पोल्यूशन एस्पेक्ट से जब अभी डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इतना ब्यूटीफुली प्लान किया गया है कि आप देखिए कि अबाउट इट इज मेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, और उसमें आप सबसे पहले आएंगे अप टू 500 किलोमीटर्स में आपको थर्मोस्फीयर दिखेगा, और इसमें यहाँ पर दो प्रोफाइल दी गई है। ऑरेंज में अगर आप देखेंगे तो वो हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल बता रहा है, और डार्क ब्लू कलर में देखेंगे तो आपको ओजोन कंसेंट्रेशन दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो दोनों का कंसेंट्रेशन काफी वेरी कर रहा है। स्पेशली अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर दिखाया गया है वाई एक्सिस में 120 किलोमीटर तक है, और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया गया है। सबसे ऊपर एक्सिस पे जो है ओजोन कंसेंट्रेशन दिखाया गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अबाउट 120 किलोमीटर्स 85 टू 120 किलोमीटर्स के बीच में हमारा थर्मोस्फीयर है, और उस थर्मोस्फीयर में अगर आप देखें तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, बट वो धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और वहां पर हमारा आकर के एक फिर मेजोस्फीयर बनता है जहां पर हम उसको टेम्परेचर फर्दर रिडक्शन के फिर से बढ़ता है मेजोस्फीयर में, और आ करके एक हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में एक स्ट्रेटोपाज का निर्माण होता है, जहां पर ओजोन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। और ये ओजोन का कंसेंट्रेशन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ओजोन क्या करता है, जो यूवी रेडिएशन होते हैं वो यूवी रेडिएशन को फोटोकेमिकल डिसोसिएशन में यूज करते हैं, और फोटोकेमिकल डिसोसिएशन से क्या होता है, ओजोन जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब ओजोन क्या करता है, वो जो इनकमिंग हार्मफुल रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, वो उनको ब्लॉक कर देता है एटमॉस्फेयर में ही, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ही, तो हमारे यहाँ सरफेस पर नहीं आ पाता है। सेम चीज यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें एटमॉस्फेयर को अगर हम कंपोजिशन वाइज डिवाइड करें तो डिफरेंट कंपोजिशंस में डिफाइन किया गया है। सबसे ऊपर जो है 500 किलोमीटर के ऊपर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही हेट्रोस्फीयर है, वहां पर ज्यादातर केसेस में हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल या एटम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करता है, क्योंकि ये अगेन वही काम क्या करता है कि ये डिफरेंट जो एटम्स या मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है उनको डिसोसिएट करता है, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कर देता है उनको दूसरे मॉलिक्यूल्स में। तो जो हाई एनर्जी है अगेन वो वहां पर ब्लॉक हो जाती है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अगर आप देखें सन का सरफेस टेम्परेचर जो अबाउट 600 केल्विन है। अब आप सोचिए कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे पास में आल्दो जो हमारा रेडिएशन आता है वो 1/d² के रूप में वेरी करता है,
लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता या एरोसोल्स नहीं होते तो टेम्परेचर कुड हैव बीन समथिंग एल्स। हम डिस्कस करेंगे कितना टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, सूरज से जो रोशनी आती है वो आती रहती है, और ये एक तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट वर्क्स एज ए फिल्टर की तरह से काम करता है। और ये हाई एनर्जी रेडिएशंस को एक डिफरेंट लेवल्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग प्रोसेसेस से क्या करता है, या आयोनाइजेशन प्रोसेसेस से जो इनकमिंग हार्मफुल रेडिएशन है उनको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है, अर्थ का रेडिएशन पहुंचता है, वो इतनी सफिशियंट एनर्जी ही खाली होती है रेडिएशन की कि हमारे पास सस्टेनेबल टेम्परेचर हो, और जो टेम्परेचर है अबाउट 288 केल्विन का। सो ये एक सोचिए कि हमारे पास जो हमारा नेचर ने हमको इतनी अच्छे से क्रिएट किया है कि आप सोचिए, हम अभी डिस्कस करेंगे और सब प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है। तो अगर हम आपसे अभी पूछे कि हमारे किसी भी एक प्लैनेट में लाइफ होने के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो सनलाइट, क्योंकि सनलाइट सबसे मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी है और वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बट अगर आप सोचिए कि अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तब जो टेम्परेचर होगा वो या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा और हमारे लिए इनहेबिटेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो परफेक्ट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों को है या मतलब जंतु है, यहाँ पे उनको रहने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन के लिए क्या है, उसको प्लांट है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन हमको तो खाना चाहिए, सो हमको ग्रेन्स चाहिए, वी लिव ऑन द ग्रेन्स, मिल्क चाहिए एंड मेनी फ्रूट्स चाहिए। वो कैसे होगा? अब इसमें हमारा जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर सॉइल नहीं होता तो हमारे पास में क्या होता है, ये प्लांट हमारा ग्रो ही नहीं होता। और कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको वाटर चाहिए, प्लांट्स आपको चाहिए एंड देन सीड्स चाहिए। सो ये सब चीजें होना है, इन सबको लेकर के हमारे पास फूड का निर्माण होता है। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमको पानी क्यों चाहिए। और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस में हमने बताया कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी एक हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ही हम लोगों ने बहुत ट्रेजिक काइंड ऑफ उससे गुजरे हुए हैं, जो कोविड का जो सेकंड फेज था। ऑलमोस्ट मेनी पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन की इनअवेलेबिलिटी की वजह से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर दो चीजें कंफ्यूज मत करिएगा। ये तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ही, बट ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो हमारा शरीर जब होता है कि किसी कारण से हमारा शरीर जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को ले नहीं पाता है, मतलब हमारा लंग्स जब है, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो जो कोविड के दौरान हुआ, हमारा जब लंग्स इन्फेक्टेड हो गया तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसको ले ही नहीं पा रहा है, हमारा लंग्स लेकर के उसको काम ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा लोगों को ज्यादातर वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ी, और वेंटिलेटर के लिए उनको फिर मेडिकल ऑक्सीजन देना पड़ा, ऑक्सीजन को उनको वहां से अलग से देना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हमारे लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या सभी के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द टाइपिंग। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन उसमें से निकलता है। कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ट्रेस गैसेज और एरोसोल्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कुछ जगह पर क्या है कि वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है क्यों नहीं। अच्छा, अब एक चीज और भी है, अगर ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्लानिट पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर वहां पर लाइफ नहीं हो सकती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 और 9 डिपेंडिंग आप कि आप उसको प्लूटो को लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उसमें कुछ में लाइफ है और कुछ में लाइफ नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ जगह पर ही क्यों है? ये एक डिफरेंट डिस्कशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, सो आई विल नॉट बी स्पीकिंग ऑन दिस वन। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन जो हमारे प्लांट, जो हमारा जो जितनी भी हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स में बताई है कि जो जरूरत की चीजें हैं, उनका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। अगर वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं होंगे तब ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल की चीजें हो जाती है। सो अब ये हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हमारा अर्थ में ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है या अर्थ जो है वो इतना हैबिटेबल एनवायरनमेंट है। तो पहली चीज है लोकेशन। हमारा सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एक्चुअली 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। सो इट इज अ वेरी बिग डिस्टेंस, एक बहुत बड़ी दूरी है हमारे बीच में।
और जब हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने अभी आपको बताया एटमॉस्फेयर और उसके कंपोजिशन के बारे में, वाटर, सॉयल, एरोसोल्स और इनके बारे में हमने बात किया है। तो अगर आप कभी सोचें कि जिसने भी इसको क्रिएट किया हुआ है, जो नेचर को जिसने बनाया है, जिसने इस सिस्टम को इवॉल्व किया है, हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स को जिसने इवॉल्व किया है, जिस तरह से भी इवोल्यूशन हुआ, whether you believe in any philosophy or any other things, I don't want to go into those details, बट एक चीज ये जरूर है कि हम उस क्रिएटर को, जो उसने क्रिएट किया है, उसकी क्रिएटिविटी को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने सब कुछ इतनी अच्छी मात्रा में दिया हुआ है और इतने परफेक्शन के साथ दिया हुआ है कि हमारा केवल अर्थ ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर लाइफ सस्टेनेबल है। हम आज लाइफ की खोजने की बात करते हैं, पानी खोज रहे हैं आजकल हम, जो कि हमको पानी मिला भी है, चांद पर हम पानी खोज रहे हैं, मून पर, मार्स पर हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं। बट एक बात हमको ये समझ में नहीं आती कि हम लोग अपना इतना ब्यूटीफुल अर्थ हमको मिला हुआ है, उसको हम क्यों नहीं सस्टेनेबली उसको यूज करें, क्यों उसके रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज करें, क्यों नहीं हम उसके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करें ताकि हम उसको लॉन्गर टाइम तक यूज कर सकें। इससे बढ़िया तो हमको नहीं लगता कि कोई प्लैनेट होगा जहां पर हम लाइफ जी सकते हैं। अब यही चीज मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये मैंने बताया कि सोलर रेडिएशन, तो सन से जो रेडिएशन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब आप कंसीडर करें कि ये 4 प्लैनेट आप ले लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी जो है हमारा वो सोलर सन के बहुत नजदीक है, अबाउट 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है। वीनस हमारा 0.7 है, अर्थ हमने बताया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है, और मार्स जो है 1.5 पे है। अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा अर्थ पर जो मेजरमेंट के हिसाब से देखा गया है, जो सोलर रेडिएशन आता है वो अबाउट 1370 वाट्स पर मीटर स्क्वायर आता है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया है। 11 ईयर सोलर साइकिल होता है, सन स्पॉट की वजह से होता है। अगेन इसके बारे में प्रियंका और ये सुनील वगैरह और हमारे अरुण, डॉक्टर अरुण, ये लोग काफी अच्छे से आपको बता सकते हैं। मैंने बताया कि ये 1/d² के हिसाब से डिस्टेंस से हमारा जो रेडिएशन है वो वायरी करता है। तो मरकरी के पास क्या होगा, रेडिएशन जो आएगा वो अबाउट 2250 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होगा। वीनस पे अबाउट 660 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है कि अर्थ पर जो हमने लिखा हुआ है ये 4πr² है, तो 4 उस पे आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पे आ रहा है। तो इसको आपको इन प्रिंसिपल एक्चुअली हमको इसको 4 से डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि बाकी जो नंबर दिए गए हैं वो सरफेस एरिया से डिवाइडेड है। तो एक्चुअली अर्थ के जो रेडिएशन है उसको आप एज्यूम करिए कि 342 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स हियर। एंड देन मार्स पर जो आएगा वो बहुत कम होगा, 150 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब इसकी वजह से देखिए होगा क्या, हमने आपको बताया कि अगर आप देखें कि जो एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर सन अर्थ का है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करें सन और अर्थ के रेडिएशन के बीच में, तो टेम्परेचर जो होगा वो -19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, अभी हम इसको कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे, तो ये 35 डिग्री का डिफरेंस है लगभग दोनों के बीच में, ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड टेम्परेचर में। तो ये डिफरेंस होता क्यों है, और यहाँ पर इसी चीज का है, हम इसको पहले दिखाते हैं कि ये एक इक्वेशन है जो रेडिएटिव बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 - अल्फा × S0/4 सिग्मा। और इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो चारों प्लैनेट का आपका टेम्परेचर आपको वहां पर कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक अल्फा और S0। अल्फा जो हमारा अल्बिडो है, जो प्लैनेट जो हमारा है, जो जिस पर सोलर रेडिएशन पड़ रहा है उसकी वजह से वो कितना रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी वजह से कितने रिफ्लेक्शन को वापस कर देता है, और जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन है उसके रेशियो को हम लोग अल्बिडो बोलते हैं। I think I have missed the slide for this one temperature one. So anyway, so albedo एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने बताया कि अल्बिडो क्या है, ये मेजर करता है, ये बताता है कि कितना रेडिएशन हमारा रिफ्लेक्टेड बैक हो गया है और कितना रेडिएशन हमारा आ रहा है। तो अगर लो अल्बिडो होगा तो मतलब लोअर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होगा, और लोअर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होगा तो हमारा ज्यादा रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आएगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हाई एल्बिडो हो गया तब क्या होगा, तो हाई एल्बिडो अगर हो जाएगा तो बहुत सारे रेडिएशन वापस चला गया, और उसके बाद में क्या होगा कि रेडिएशन हमारे पास कम होगा, तो वहां पर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा। तो हमको ना तो 10% एल्बिडो चाहिए ना 80% एल्बिडो चाहिए, हमको जो एल्बिडो चाहिए, जो अर्थ का एल्बिडो हो अबाउट 0.3 है या 30% के आसपास में है। एंड दिस इज परफेक्ट एक्चुअली, और इसकी वजह से ही हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही हैबिटेबल है।
ये डिफरेंट सरफेसेज हैं जो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी या अल्बिडो किसका होता है। तो स्नो सरफेस का अल्बिडो सबसे ज्यादा होता है और फॉरेस्ट का सबसे कम होता है। उसके बीच में हमारा स्नो आएगा, सैंड आएगा, ग्रास आएगा, ड्राई सॉइल्स आएंगे, तो उनके अल्बिडो के बारे में दिया गया है। तो ये हमने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में जो कैलकुलेशन दिखाए आपको हम मिस कर गए। तो ये जो टेम्परेचर जो हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, उसमें ये हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, N2O है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सोलर रेडिएशन है उसको तो आने के लिए अलाउ करते हैं, बट आउटगोइंग रेडिएशन में जो स्पेशली लॉन्ग वेव आउटगोइंग रेडिएशन होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा हीट को, और जो हीट को ट्रैप कर लेगा तो उसके बाद में हमारा जो हीट ट्रैप करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो होगा वार्मिंग होगा, हमारा गर्म हो जाएगा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म होगा। बट अब आप सोचिए, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। बट आप एक चीज एज्यूम करिए, एक बात आप सोचिए कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को बढ़ाते जाए तो क्या होगा। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते जाएंगे तो इन प्रिंसिपल अगर इस लॉजिक से जाएं तो हमारा जो है एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो हमारा पहली चीज क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसी चीज को आजकल हम लोग बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं या टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही बात कर रहे हैं। आज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जो है अबाउट 418 और 20 ppm हो गया है। वही चीज हमारा प्री इंडस्ट्रियल के आसपास में हमारा 280 ppm के आसपास था। सो देयर हैज बीन एन कंटिन्यूअस इंक्रीज एंड स्पीडी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। और कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा एटमॉस्फेयर में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ये हमारे लिए डिजास्टरस का काइंड ऑफ सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। और बहुत सारी चीजें हम क्लाइमेट चेंज और उसकी बात जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे डिस्कशन पे, जो पार्टिकुलेट मैटर या एयर पोल्यूशन की हम जब बात करते हैं तो एरोसोल क्या होते हैं। आप सभी लोग जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो या आप हमारा शहरी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स हो, या आप सभी ने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसे होती है जो एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, जो अब जब आप ये स्पेशली आप उस समय इमेजिन करिए जब आप किसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं और गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकल रहा होता है, आप इमेजिन करिए कि अगर वो धुआं इतना सख्त होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, एंड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारा बहुत एनेस्थेटिक का काम करता है। आप बेहोश हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिए, तो आपकी इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमने बताया कि एयर एक मेजर कंपोनेंट है। तो एयर में कुछ भी होगा, अब बाकी हमारे पास पता है कि तीन चीजें हमारे पास है, मीडिया है, या तो एयर होगा या मतलब हमारे पास तीन है, या तो एयर होगा, दूसरा क्या होगा, सॉलिड होगा, तीसरा लिक्विड होगा। तीन तरह के हमारे पास डिस्पर्स मीडियम है यहाँ पे। तो हवा चूंकि हमारा यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है, मतलब उसमें सब चीजें घुली हुई हैं, और सॉल्ट्स का मतलब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। सॉलिड पार्टिकल्स वो वहां पर हमारा सस्पेंडेड फेज है। तो तीन बेसिकली हम तीन फेज की अगर जब बात करें हमारे पास में, तो एयर, वाटर और एयर, या एक्चुअली लिक्विड की बात करें, एयर, लिक्विड, और जो हमारा तीसरा फेज है सॉलिड। तो ये जो हवा में सस्पेंडेड है, अगर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है या लिक्विड ड्रॉपलेट्स अगर सस्पेंडेड है या एरोसोल के फॉर्म में सस्पेंडेड है, तो उसको हम एरोसोल बोलते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को एरोकोलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, या एरो डिस्पर्स सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने कहा कि एरोसोल्स तो प्रेजेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या देखा नहीं होगा। वो एरोसोल्स क्या होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है। ये यूजुअली क्या होता है, लगभग 1 नैनोमीटर, हालांकि 1 नैनोमीटर के पार्टिकल्स बहुत कम ही आपको मिलेंगे। ज्यादातर आपको 300-400 पार्टिकल्स नैनोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर्स के होंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि बहुत सारा छोटे पार्टिकल्स के 1 नैनोमीटर से छोटे भी हो सकते हैं, या 100 माइक्रोन से बड़े क्यों नहीं मिलते हैं। तो 100 माइक्रोन से बड़े इसलिए ही नहीं मिलते क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे काम करता है। जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते, डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ के सरफेस पे। और हम इसको आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं कि हम इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक फाइन और दूसरा कोर्स। मतलब लेस देन, अब यहाँ पर हमने बताया साइज क्या है,
कि 1 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर है, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन दे दिया गया कि 2.5 माइक्रोमीटर से जितने छोटे होंगे उनको हम फाइन पार्टिकल्स बोलेंगे, और 2.5 से जितने बड़े होंगे 100 माइक्रोन को, उसको हम लोग बोलेंगे कोर्स मोड पार्टिकल्स बोलेंगे। 2.5 से 10 माइक्रोन को ही यूजुअली कोर्स मोड बोला जाता है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब ये आते कहाँ से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। अगले वाले स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसका सिंक क्या है, कैसे एटमॉस्फेयर से रिमूव होंगे। तो सिंक तो आपका दो ही चीजें हैं, हमने बताया कि ड्राई डिपोजिशन हो सकता है, स्पेशली जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं जिस पर ग्रेविटी काम कर सकता है, अर्थ का ग्रेविटी m×g अगर काम करेगा तो वो नीचे गिरेंगे, अगर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, वेट डिपोजिशन। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन हो जाता है, और जब एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है तो उसके अगले दिन या उसके जस्ट थोड़ी देर बाद जो सोलर रेडिएशन होता है वो बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन को जो स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स थे उसके बहुत सारे फिना है, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो रिमूव हो गए। तो जो रेडिएशन है वो सीधे सीधे आपके मतलब आपके सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर आ गया। आप इसके एरोसोल्स के और भी एग्जांपल्स हैं, जो आप ब्लू स्काईज देखते हैं या रेड स्काईज देखते हैं, उसका भी इसमें स्कैटरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये अब इसको हम इंट्रोडक्शन में अगर कंटिन्यू करें तो ये हमने बताया कि बहुत थाउजेंड ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स और कंपाउंड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में है। ये डेंजरस होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये मटेरियल जो कंटेन करते हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं या टॉक्सिक हो सकते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, मैंने बताया माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में होते हैं। तो देखें, जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके लंग्स तक जा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी सोचिए आप, हम अभी बड़े इसको जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने सराउंडिंग्स या आप अपने बारे में जरूर सोचिए। आपके शरीर जो बनाया गया है उस शरीर में सांस लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वो होता है वो नोजल होता है, हम नाक से सांस लेते हैं। अब आपने कभी इमेजिन किया है कि नाक में बाल क्यों होते हैं? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। और नाक में बाल इसीलिए होते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स जब आप सांस लें तो वो पार्टिकल्स जो है वो हमारे लंग्स में ना जाए, वो पार्टिकल्स हमारे नाक के बीच में जो होते हैं वो क्या कर जाए, उसको बचे रहे। तो जितने भी अब आपका जो अर्थ का क्रिएशन हमने बात किया कि कैसे बना, कितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह है हमारा जो शरीर है उसकी भी बनावट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हमारे नेचर से आप देख सकते हैं कि हमें नेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीजें दी गई है। तो हमारे नाक के बाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर में बाल इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होता है उसका, आपका डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से आपका जो कम इफेक्ट पड़े आपका, जिससे आपका सर पे जो गर्मी हो वो कम होगा। सो दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दिस वन। अच्छा, डिपोजिशन ऑफ एरोसोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत डिस्कशन में आता है कि ये ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो डिपोजिशन के बाद में क्या करते हैं, उसकी मेल्टिंग को एक्सीलरेट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रिडिक्शन आता है कि ग्लेशियर्स इतने सालों तक खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये सब तो बहुत डिस्कशन की बात है, बहुत रिसर्च लोग कर रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ में। बट ये हमारे लिए बहुत अच्छे भी हैं। हमने बताया कि हमारे साथ बुराई के साथ ये अच्छाइयां भी है इसमें। तो अच्छाइयां क्या है, अगर ये नहीं होता तो पहली चीज आपके यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता ही नहीं, और क्लाउड जब फॉर्म नहीं होता तो हमारे पास बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती, आपको पता है कि हमारे लिए बारिश का कितना इंपॉर्टेंस है। हम लोग एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री है, जहां पर हमारा एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हमारा फूड जो ग्रो करने के लिए वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचते होंगे इसीलिए हमारे यहाँ जब बारिश का सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है, तो हमारे यहाँ पर धान की खेती ज्यादा की जाती है, क्योंकि बारिश जो होता है, बारिश से हमको पानी मिल जाता है। नहीं तो हम ग्राउंड वाटर को कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे। इतना ग्राउंड वाटर को हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात आ रही है, ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, सब कुछ बातें आ रही है, बट वो डिस्कशन हम कभी दूसरे समय पे करेंगे। अच्छा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से डिपोजिशन करके बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, स्पेशली ओशन में। तो ओशन में ये बायोजियोकेमिस्ट्री के रूप में डिपोजिशन का काम करता है। वहां पे ओशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एल्गी हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। रेडिएशन इस बजट को कंट्रोल करता है, जैसा हमने आपको बताया इसके कुछ पहले स्लाइड्स में। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है। अब हमने पूछा, बताया था आपको कि सोर्स क्या है। सो ये इसके नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज में जैसे डस्ट हो गया, आप देखते होंगे हमारा स्पेशली इन द इंडो गंजेटिक प्लेन, आप हमारा देखिए नॉर्दर्न इंडिया में, आप मार्च अप्रैल मई
इस पीरियड में देखते हैं खूब इंटेंस डस्ट आता है, खूब डस्ट स्टॉर्म आता है। तो वो जो डस्ट कहाँ से आता है, जब हवा बहुत तेज चलती है, सॉयल जो हमारा है वो लूज होता है, तो वो जो हवा होती है तो सॉयल की जो होती है, या हमारा जो सड़क के किनारे किनारे गाड़ियां चलती हैं उससे निकलता है, या सहारन डस्ट हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेड डस्ट आते हैं वो भी होते हैं। तो दीज आर डस्ट जो होता है वो हमारा नेचुरल सोर्स है। सी साल्ट, हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि सी साल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एरोसोल्स के। आप जब भी ओशन में जो वेव्स होती हैं, जब वेव्स आपस में टकराती हैं, तो टकराने के पास में क्या होता है, उसमें ब्रेकिंग होता है, बबल स्प्रे होता है, बबल ब्रेकिंग होती है। उस बबल ब्रेकिंग की वजह से जो बबल्स बनते हैं वो बबल ब्रेक करते हैं, तो उसमें से सी सॉल्ट निकलते हैं। बेसिकली आपका सोडियम निकलता है, क्लोराइड निकलता है, कैल्शियम निकलता है, सल्फेट निकलता है। दिस काइंड ऑफ एरोसोल्स आर फाउंड फ्रॉम द सी सॉल्ट। वोल्केनिक एसेस, हमने बताया कि जब ये वोल्केनोज होते हैं तो ये इतना, अगर ये वोल्केनोज बहुत इंटेंस है तो ये दे कैन रीच, जो इनका इफेक्ट है वो आपको 30-40 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। और एक माउंट पिनाटाबू इरप्शन हुआ था 1991 में, बहुत पहले नहीं हुआ था, और उसकी वजह से जो ये देखा गया था वो इतना इंटेंस था कि उसकी वजह से जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर था वो लगभग 0.4 डिग्री 0.3 डिग्री तक कम हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे, अरे 0.3 डिग्री का टेम्परेचर कम होना बहुत बड़ी चीज कुछ थोड़ी है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आपके शरीर में अगर आपको बुखार आती है 98.6, हम मान के चलते हैं, डिफरेंट लोगों के लिए वेरी करता है कि टेम्परेचर कितना होगा, बट जैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आपको फीवर हो जाता है, और आप बोलते हैं आपकी शरीर टूटने लगती है, आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी वजह से। तो आप सोचिए कि अगर हमारा जो सरफेस पर है ये टेम्परेचर अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो कितना डिजास्टर्स काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है। ये सारे एटमॉस्फेयर्स को, हमारा जितने भी स्फीयर्स हैं, बायोस्फीयर्स है, इकोस्फीयर्स है, हमारा जितना भी है, सारे को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब डॉक्टर कृपाराम एंथ्रोपोजेनिक जी, सोर्स तो नहीं। हाँ, यस हाँ, प्लीज। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी क्योंकि मुझे कुछ प्राइवेट चैट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि हमें वो क्वेश्चंस भी ले लेने चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन नो है कि प्रॉब्लम, बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो शायद बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन चैट में पूछने के लिए संकोच कर रहे हैं। तो मुझे कुछ अच्छा, एक दो क्वेश्चंस आए हैं प्राइवेट में, तो मैं वो ऑलरेडी आपके सामने बोलना चाहूंगी, ताकि मे बी आप जब जी तक जी हैं, जी, क्योंकि हमारे सेशन का भी टाइम लिमिटेड है, तो हम लोग आई थिंक लेना चाहिए क्वेश्चंस। यस आपको प्लीज क्या प्लीज लगता है? प्लीज प्लीज गो हाँ, अहेड, प्लीज गो अहेड, बहुत प्लीज गो बहुत अहेड। अच्छा टॉक जा रहा है, और मैं माफी चाहती हूँ मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन क्वेश्चंस भी इतने इंटरेस्टिंग हैं तो मुझे लगा कि उनको भी हमने थोड़ा ले लेना चाहिए। तो एक सवाल आया है मुझे एक स्टूडेंट का, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का रोल तो बहुत क्लियर है कि हम ब्रीदिंग करते हैं वगैरह, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो रोल है वो एटमॉस्फेयर में इतना ठीक तरीके से उनको समझ में नहीं आता, मतलब इतनी क्वांटिटी है, तो क्या हमने ये समझना चाहिए कि अगर दूसरे जो ग्रह हैं जैसे कि वीनस और मार्स या मर्क्यूरी की आपने बात की, और अगर हम कभी उनमें लाइफ ढूंढना चाहें तो हमने ऑक्सीजन के बजाय क्या नाइट्रोजन ढूंढना चाहिए वहां पे? क्या ये सबसे जरूरी कॉम्पोजिशन का वो है, मतलब होना चाहिए? इस तरीके से सवाल है ये एक। प्रियंका, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस क्वेश्चन, टू हियर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा जिसने भी क्वेश्चन पूछा, एंड आई मस्ट थैंक द स्टूडेंट एक्चुअली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है कि हमारा अगर कंपोजिशन है, जैसे हमने बताया कि जब हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, सो इवोल्यूशन के बाद में हमने बताया कि इसके कंपोजिशन वेरी किए हैं, बट उसके बाद जो कंपोजिशन फिक्स हुआ वो हमारा 21% ऑक्सीजन, 7 एंड देन नाइट्रोजन एंड देन आर्गन एक्चुअली। सो इसका जो अबाउट 80% जो हमारा नाइट्रोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो दो तीन चीजों से बताऊंगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये स्कैटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो सोलर रेडिएशन आता है, इनका पता नहीं आप लोगों को उतना जानकारी है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, इनका नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो होता है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है,
केवल एक ही तरह का प्रोसेस होता है। और ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, ये इसको रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करके ये स्कैटरिंग का काम करते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बताया आपको कि जो ये अगर ये नहीं होते तो इसको रेडिएशन को स्कैटर करने वाला कोई गैस होता ही नहीं होता, ठीक है। तो एक तो चीज स्कैटरिंग का काम करते हैं। दूसरी चीज जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जब इसके पहले हमारे पास नाइट्रोजन का जब फर्टिलाइजेशन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो नाइट्रोजन वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दिस काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो सॉइल में नाइट्रोजन का होना प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो वजह से नाइट्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि ये कंपोजिशन जो है उसको मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रहता है। जी प्रियंका। डॉक्टर कीर्ताराम जी, अगर हम ये प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाएं तो मे बी मैं शायद और लोग भी ओके, नो हम लोग प्रॉब्लम। फिर ओके, सो आई कैन शेयर लेटर। ओके, हाँ, जी हम जी जी सवाल जैसे आते हैं जी, वैसे बिल्कुल वैसे बिल्कुल। करते हैं। तो मैं एनकरेज हाँ हाँ करूंगी हाँ। सबको क्वेश्चंस पूछने के लिए। और प्राइवेट की जगह पे आप मुझे एक और क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैं ऑलरेडी पूछ लेती हूँ। ये हाँ ओजोन हाँ। होल क्या है? अच्छा, ओजोन होल क्या है? हाँ, ये अब जैसा हमने बताया कि हमारा तो मैक्सिमम जो ओजोन का कंसेंट्रेशन था, वो मैक्सिमम ओजोन का कंसेंट्रेशन हमने बताया कि कहाँ पे था, स्ट्रेटोस्फीयर में था। स्ट्रेटोस्फीयर इज समवेयर बिटवीन 15 to 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक ब्लैंकेट है, ऐसा नहीं है। ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है कि उस ओके ओके, बंद नहीं स्क्रीन शेयर के लिए मैं स्क्रीन शेयर बंद। हाँ हाँ अब ठीक है। ओके ओके हाँ ओके, सो होता क्या है इसके बाद में, तो हमने बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन तो वहां पे ऑलरेडी है, बट जैसे हमारा यहाँ पर सरफेस पर हो रहा है, सरफेस पर हमारा वेदर हो रहा है, विंड सर्कुलेशन होता है, इसी तरह से आपके अपर एटमॉस्फेयर में भी सर्कुलेशन पैटर्न्स होते हैं। अब एक चीज, एक जो ओजोन होल का बात हुआ, बात यह हुआ कि ओजोन हमने बताया, इसका ओजोन को कुछ ऐसे केमिकल्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए जिसको हम लोगों ने CFCs का नाम दिया, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया। वो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स का क्या हुआ, वो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ओके मैं इसका आवाज बढ़ाता भी हूँ। ओके, तो वो जो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये पाया गया कि ये क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स का जो रिलीज हुआ वो हमारा रेफ्रिजरेशन की वजह से हुआ। तो हमारे जो रेफ्रिजरेशन का आया, रेफ्रिजरेटर्स का जो आविष्कार हुआ, या जो एसीज का आविष्कार हुआ, उसकी वजह से ये जो केमिकल्स था एक्चुअली इंसिडेंटली लोगों ने पाया कि ये कूलिंग एजेंट है, बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है, तो लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। बट उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में किसी को पता नहीं था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके डिस्कवरी के लिए, ओजोन होल की डिस्कवरी के लिए एक्चुअली नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और इट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली, जो जर्मनी के ही थे, जहां भी प्रियंका और डॉक्टर सुनील दोनों रिसर्च अपना कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। सो ये, जी हाँ, ये एक हमारा क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स की वजह से था। जी प्रियंका, शैल आई शेयर द स्लाइड्स? हाँ हाँ हाँ, आप शेयर कर सकते हैं। जब तक और सवाल, एक और सवाल है, मे बी आप वो भी बोल सकते हैं कि ये अर्थ, वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर में अंतर क्या है। आई थिंक आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, पर मे बी अगर आप कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये तीनों अलग अलग क्या हो। हाँ, एक्चुअली देखिए, उसमें तो इनिशियली सब कुछ तो हमने जैसे बताया, आप लोग ज्यादा जानते हैं सोलर सिस्टम एवोल्यूशन के बारे में। बट क्या है कि यहाँ पर जो हमारा कंपोजिशन होता है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर अगर परफेक्टली, जैसे हमने बताया कि जो हमारे पास जो अर्थ में जो आज एटमॉस्फेयर है वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की वजह से है ना, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की वजह से, वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर ने क्रिएट करके हमको दिया हुआ है। तो और वहां पर प्रोसेस जो है, वहां पर वोल्केनिज्म नहीं है, वहां पर जो हमारा मेल्टिंग प्रोसेसेस नहीं है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हो ही नहीं पाया। और दूसरी चीज, जो प्लैनेट्स सन के नजदीक में है, वहां पे सोलर रेडिएशन इतना ज्यादा आता है कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल अगर होगा भी तो वो एकदम पूरा वाटर मॉलिक्यूल वो हो जाएगा, भाप के रूप में निकल जाएगा। टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि वहां पर वो सस्टेन ही नहीं कर पाता है। जी प्रियंका।
मुझे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं अभी। क्वेश्चंस आए हैं तो हाँ आप प्लीज उसे आंसर तो कर। मैं भी बोलती हूँ अच्छा ऑडियंस के लिए, सुमित, जो लोग चैट हाँ बॉक्स नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ ताकि यूट्यूब में भी जी जी रिकॉर्ड रहे। एक जी जी क्वेश्चन आया है ऑडियंस की तरफ से, वो है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेदर चेंजिंग ऑन अर्थ। ये जो बदल रहा है मौसम, हम बोलते हैं इन जनरल, इसका मतलब क्या है? हाँ अच्छा देखिए, दो चीजें हैं। अब ये जो वेदर होता है, दो टर्म्स हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक वेदर होता है और एक होता है हमारा क्लाइमेट होता है। वेदर का मतलब क्या है कि डे टू डे वेरिएबिलिटी जो हमारा एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। अब डे टू डे वेरिएबिलिटी एटमॉस्फेयर में हो रहा है, अब किस चीज की वेरिएबिलिटी की हम बात करेंगे? टेम्परेचर की बात करेंगे, रेनफॉल की बात कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी। हाँ सुनील। नहीं, आई हेलो। थिंक वो गलती से आवाज आई होगी, आप प्लीज ओके, कंटिन्यू करिए। नो प्रॉब्लम। सो हमारा जो जो हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का हुआ, वाटर में जो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया, कोल्ड टेम्परेचर हो गया, किसी दिन हमारा वार्मर हो गया, जैसे हम बात करते हैं कि लू चलने लगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेदर का, इसको हम वेदर बोलते हैं। अच्छा, वेदर का जो कॉन्सेप्ट है इसके दो तीन वजह होते हैं। एक तो हमारा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है। अब आप, चूंकि मुझे सब पता नहीं कि कितना समय है और प्रेजेंटेशन में भी मुझे 25-30 मिनट और लगेंगे प्रियंका, सो मैं आंसर करूंगा इसको तो प्रेजेंटेशन में छूट जाएगा, बट एनीवे वी कैन मैनेज द टाइम, आई थिंक, राइट? मैं डिस्कशन पे फोकस करती हूँ क्योंकि हमारा मेन आइडिया यही है, तो हाँ मुझे लगता है हम हाँ, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन है तो ले उसको लेते हैं। हाँ हाँ जी जी जी। तो अब जो मैं बता रहा था इनको कि इसको जब हमारा वेदर हो है तो इसमें क्या होगा, चेंजेस जो हो रहा है बेसिकली, जब आप अगर हमारे मोस्टली दो चीजें अगर आप कंसीडर करें कि हमारा लैंड है और दूसरा ओशन है, तो लैंड जो हमारा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हीट होता है कंपेयर टू द ओशन, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो होती है जिसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं वो ज्यादा होती है। अब जो होगी तो ये अब जब हीट ज्यादा होगा एक जगह पर, तो जहां हीट ज्यादा होगा वहां का सरफेस क्या होगा, वार्मर होगा। वार्मर होगा तो वहां से जो गैस बनेगी या जो वहां पर जो एयर होगा वो एयर भी वार्म होगा। अब जब एयर वार्म होगा तो उसमें क्या होगा, वहां पर जो एयर वार्म होगा वो वार्मर एयर विल मूव एक्चुअली अपवर्ड, क्योंकि वो लाइट होता है। जो लाइट जो होगी, जो वार्मर एयर होगा वो मूव करेगी। तो मतलब जहां पर हीट होगा वहां पर आपका क्या होगा, लो प्रेशर काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट होगा, ठीक है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरी जगह पर हाई प्रेशर है, तो हमको पता है कि एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उसके बीच में क्या होगा, एयर हमारा सर्कुलेट करेगा। तो इसकी वजह से जो वेदर होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेदर का यही है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड मासेज है। जी प्रियंका, दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया, थैंक यू वेरी मच। एक और क्वेश्चन पूछा गया हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर की तरफ से, वो जानना चाहती है कि कैन एरोजोल्स में बिकम अ मीडियम टू ट्रांसफर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर कृपाराम जी, और आप अपने जी जी रिसर्च के जी बारे जी में भी थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हैं। मतलब मैं ही ये सवाल पूछती, बट थैंक्स टू रितिका ये सवाल ऑलरेडी आ गया है। हाँ, थैंक यू रितिका, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और एरोसोल्स कैन बी एक्चुअली मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ द डिसीज। स्पेशली क्या होता है, आप सोचिए कि हम आपको स्पेसिफिक केस बता रहे हैं। आप अभी जो कोविड का केस हुआ, पहले हम लोग मोस्टली फोकस कर रहे थे कि जो ट्रांसमिशन कोविड में हो रहा है वो ज्यादातर हमारा किसकी वजह से हो रहा है। WHO ने भी कहा, पूरे जितने भी CDC ने भी कहा, जो यूएसए की एजेंसी है, सब बोल रहे थे कि नहीं ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो रहा है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने किसी सरफेस पर छींका या किसी तरह से वहां पर जो जिस कोविड वायरस है, कोविड वायरस गिरा, और उस कोविड वायरस, अच्छा एक चीज यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोविड वायरस जो है, ये कोविड वायरस अकेले नहीं है। एक्चुअली कोविड वायरस जो होता है वो एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में है। तो हम जो वाटर ड्रॉपलेट की बात करते हैं, पानी की बात करें, आप पानी की एक बूंद की बात कर सकते हैं कि अज्यूम करिए कि पानी की बूंद है, एक पानी की बूंद में जो है हमारा वायरस छुपा हुआ है। अब बूंद अगर बड़ा होगा तो उसके वायरस ज्यादा होंगे, अगर बूंद छोटा होगा तो उसमें वायरस कम होंगे। तो एक सिंपल सा जो लॉजिकल चीजें जाता है कि अगर बड़ा ड्रॉपलेट गिरेगा तो उसमें वायरस ज्यादा है, तो कोई अगर उसको छुएगा तो उसके ट्रांसमिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि हाँ, हमारा
जो ड्रॉपलेट से है, जो CDC ने भी बोला और WHO ने भी बोला कि वो उसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर जो बाद में आया, हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी, इनफैक्ट वी रोट मेनी पेपर्स, वी कॉन्टेक्टेड मेनी साइंटिस्ट, हम बहुत साइंटिस्ट लोगों से सबसे बात किए कि एक जो ट्रांसमिशन हो रहा है, सपोज कोई बात कर रहा है, वो इन्फेक्टेड है, तो वो जब बात कर रहा है तो उसके बात करने, जिसको हम लोग बात में बोलते हैं कि थूक निकल रहा है, राइट, तो उसको क्या होता है, उसके वो छोटे ही ड्रॉपलेट्स नहीं निकलेंगे, जब बड़ा ही ड्रॉपलेट नहीं निकलेगा, वो पूरे कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम ऑफ द ड्रॉपलेट निकलेगा, और उसकी जो साइज होती है वो मतलब 500 नैनोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, जैसे एरोसोल्स का। अब यहाँ पर एरोसोल कंफ्यूज मत करिएगा, मैं यहाँ जहां तक समझ पा रहा हूँ, इनका यहाँ पर जो एरोसोल से मतलब है पार्टिकुलेट मैटर से है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की बात कर रहे हैं। अब आप एज्यूम करिए कंडीशन को कि वो बंदा आया, वो इन्फेक्टेड है, और जिस भी इंडोर इन्वायरमेंट में है वो वहां पर एरोसोल भी प्रेजेंट है, तो एरोसोल एक तरह से क्या होगा, वहां पर उसके साथ में अटैच हो जाएगा। और ये एक रीजन है जिसको पाया गया है कि जो हमारे कोविड के वायरस हैं वो डक्ट में भी पाए गए हैं, जैसे एसी का डक्ट है, ठीक है, एसी में जहां पर, या जो पंखे की डायरेक्शन में कोई बैठा हुआ है वो उसके उस पर भी पाया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। तो ये बिल्कुल करता है। हम एक और इसमें टर्म्स आता है, उसको हम लोग बायो एरोसोल्स बोलते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव एरोसोल्स जो होते हैं उसको हम बायो एरोसोल्स बोलते हैं। उसमें बायो एरोसोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई डिजीजेस हो सकते हैं, ये डिजीज जैसे अब आप जितने भी अगर आप सोचे एक तरह से, तो हमारे तरह से एरोसोल जो है कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है। अब उस सरफेस पर अगर किसी तरह से आपने किया, मतलब किसी तरह से उस पर वायरस या किसी चीज अगर उससे डिपॉजिट हुआ और किसी के हाथ में टच हुआ तो वो हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा कि कोविड के केस में ये देखा गया है कि ये जो ट्रांसमिशन है, जो पार्टिकुलेट मैटर है या एरोसोल से, इसका ट्रांसमिशन कम हुआ है। हम जो बात करते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कि वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहा जाता है जो हवा में छोटे पार्टिकल्स, जिसमें वायरस हैं, कोविड वायरस हैं, वो हवा में छोटे वायरस सस्पेंडेड है और स्पेशली इंडोर में है, और उस इंडोर में एनवायरमेंट में कोई आया, मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो वो इनहेल करेगा, वो इनहेल करके वो वायरस को ले सकता है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और थैंक यू रितिका फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर कृपाराम ये आंसर करने के लिए। और एक सवाल है कंपोजिशन को ही लेके आमिर द्वारा, तो मैं पूछ लेती हूँ कि व्हाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टू फॉर्म वेरियस नाइट्रस ऑक्साइड्स। और साथ ही में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इफ देयर इज 78% ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या रिएक्शन होता है, और अगर इसका कंपोजिशन बदल जाए, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा आप Very good question again actually. So I am so happy to see these questions. Actually देखिए दो चीजें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एज सच उनको रिएक्ट करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो जो हमारे पास आपने बात किया नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है ज्यादातर केसेस। ये जो लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग होता है तो ऐसा मैंने बताया कि इन जनरल कंडीशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके नहीं होंगे। जब लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा उस समय ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो जो हमारे पास इसका होता है, इसीलिए हमने बताया कि उस समय जो अब ये इसी तरह से एक हुआ। दूसरी चीज ये है, नाइट्रोजन सच अगर देखा जाए तो बहुत ही इनर्ट है, ये किसी और स्पीशीज से रिएक्शन करता ही नहीं है, और जब तक उसके पास में रिएक्शन नहीं करेगा तो नाइट्रोजन एक केमिकली इनर्ट, एक तरह से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि केमिकली इनर्ट है, until and unless it is provided with very high energy। जब तक उसको बहुत एनर्जी नहीं मिलती है रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि जो केस होता है, जब हमारा ये क्या कहते हैं थंडर स्टॉर्म के समय पे जो लाइटनिंग होती है, उस समय ये क्रिएट होता है, तो वहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन जो इनका है कि अगर 78% ऑक्सीजन के बजाय कुछ दूसरा होता तो क्या होता। रियली में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा, बिकॉज वी आर रियली नॉट श्योर दैट, क्योंकि आपको हम सब कुछ जो रह रहे हैं वो इतना अभी जो वेरिएशन हुआ है इसमें नाइट्रोजन के कंपोजिशन में वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। बट एक चीज श्योर है कि ये हमारा जो नाइट्रोजन का वेरिएशन, अगर आप स्लाइड्स में ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन का वेरिएशन इनिशियली से ही लेकर के इसके बीच में रहा है,
नाइट्रोजन के गैस के केस में वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा नहीं हुई है। वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा जो केस हुई है वो ऑक्सीजन के लिए हुई है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नाइट्रोजन जो प्रॉबेबली एक रीजन यही है कि नाइट्रोजन हमारा जो था वो इनर्ट था, इस वजह से उसका वेरिएशन ज्यादा नहीं हुआ है। जी प्रियंका, थैंक यू आमिर फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू आंसर करने के लिए। एक और क्वेश्चन आया है पंकज जी की तरफ से, तो वो पूछ रहे हैं कि मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ इज इम्पोर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस इन एटमॉस्फेयर, वी आर एनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज, what is the contribution of plants in maintaining this balance, and what are other feasible things to do in maintaining temperature balance on earth? Please elaborate difference between nitrogen in soil and nitrogen in air. तो आप चैट में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ पूछी मैंने गई है। देखा। हाँ। पंकज, ये एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा है कि ट्री का जो रोल है वो कैसे इम्पोर्टेंट होता है अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में। ठीक है, हमने एक इक्वेशन आपको दिखाया था, उसमें एक कंपोनेंट आ रहा था अल्फा, जिसको हमने अल्बीडो बोला हुआ था। अब अल्बीडो क्या होता है, मैंने बताया कि अल्बीडो एक तरह से रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर आप मोर नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर दो चीजें होगी। एक तो उसकी वजह से जो अल्बीडो होगा, जो अल्बीडो में ट्री का कंट्रीब्यूशन है, जो फॉरेस्ट स्पेशली होते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, हम छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्री होगा उस ट्री की वजह से ये जो हमारा अल्बीडो को बढ़ाने में मदद करेगा। और जब अल्बीडो बढ़ेगा तो चूंकि ऑलरेडी हमारा ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी अभी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को कम करने का भी हम उपाय ढूंढ ही रहे हैं। तो दूसरा उपाय क्या है कि किसी तरह से हम अल्बीडो को ही बढ़ा दे थोड़ा बहुत। अब ये जो प्लांटिंग ट्रीज से क्या होगा, अगर हम बहुत नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे तो साइंटिफिकली देखा जाए तो दो चीजें होंगी, एक तो अल्बीडो बढ़ेगा और दूसरी चीज क्या होगा, प्लांटेशन से। हमारे पास एक स्लाइड है, अगर आप मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो एरोसोल को एब्जॉर्ब, मतलब उस पर अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, सेवरल टॉक्सिक गैसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरी जो चीज है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करने की कोशिश करेंगे। तो प्लांटिंग द ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको एक लास्ट में कंक्लूजन स्लाइड्स में मैं इसको रखा हुआ था कि प्लांट हाउ वी कैन रिड्यूस द, जो मैंने बताया था कि हाउ वी कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, उसमें एक रखा हुआ था इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ elaborate the difference between nitrogen in soil and nitrogen. Okay, so nitrogen in the air is mostly present in the molecular form, ये N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम नाइट्रोजन इन द सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है उसको हम एक टर्म बोलते हैं बायो अवेलेबल नाइट्रोजन या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। तो जब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अगर नाइट्रोजन अगर रिएक्टिव नाइट्रोजन नहीं है या बायो अवेलेबल नहीं है तो उसको नहीं ले पाएंगे। तो एक जो प्रोसेस होता है उसके सॉइल में, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इसको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले करके, ये जो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं बायो अवेलेबल फॉर्म में। सो दोनों में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है और वहां पर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन है। इट कुड बी नाइट्रेट हो सकता है आपका, मोस्टली जो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, या नाइट्राइट के फॉर्म में हो सकता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में है। थैंक यू आंसर करने के लिए। एक और क्वेश्चन है अरुण जी का, वो पूछ रहे हैं कि अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर ऑन वाटर रिजर्वॉयर्स इन अहमदाबाद फाउंड दैट वाटर इज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। कैन ड्रिंकिंग दिस वाटर मेक पीपल इन्फेक्टेड? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? थैंक यू अरुण। ये एक्चुअली काफी स्टडी इस पे शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन जायज है, बट इसमें एक चीज ये अच्छी बात ये है या अच्छी खबर ये है कि उस पर जो पानी में जो होते हैं वो वायरस एक्चुअली डेड होते हैं। ठीक है, डेड वायरस मतलब उसमें नहीं होता है। तो हमारे जो वायरस वहां पे जो जाते हैं, जितने भी सीवेज में गया है या जितने सीवेज में भी अभी रिपोर्ट किया गया है, पानी में भी रिपोर्ट किया गया है, तो वहां पर जो जब आरएनए हमारी बॉडी से, जब हमारे जैसे आप चाहे एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, अगर एंटीबायोटिक्स से जो वायरस किल होते हैं, हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल वायरस की बात कर रहे हैं, या दूसरा वायरस जो हम अभी इसका कोविड वायरस की बात करें, तो ये क्या करते हैं, वहां पर जब जाते हैं तो एक तरह से
जब उनकी एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि वायरस तो कभी मरते नहीं एक तरह से कहा जाए, तो जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये चूंकि वायरस जो कोविड का वायरस है ये आरएनए वायरस होता है, वायरस में कई प्रकार के होते हैं, तो ये आरएनए वायरस जो होता है, और जो हमारा मशीन मेजर करता है आरटीपीसीआर, वो आरएनए को मेजर करता है, तो उसमें जो होता है ये वायरस जो होता है वो इनएफेक्टिव या इनएक्टिव वायरस के आरएनए को मेजर करता है, तो इस वजह से इन्फेक्शन का चांसेस इससे नहीं होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो सिचुएशन नहीं आएगी कि मतलब पानी पीने से अगर लोगों की डेथ होने लगेगी कि तो शायद हम लोगों का अर्थ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इट्स रियली वेरी सभी को पता है कि हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू अरुण। थैंक यू बहुत अच्छे से आंसर करने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा एक इसी और- में इंटरप्ट करूंगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने दिया काफी अच्छा था, कि इन्होंने कहा कि वो वायरसेस जो डेड हो चुके हैं समहाउ, चाहे एंटीबायोटिक्स की वजह से चाहे किसी भी वजह से, और फिर वो वाटर रिजर्वायर में जा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स में अगर एक्टिव कोविड के वायरसेस मौजूद हैं और वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता वाटर बॉडीज जो है वो भी इन्फेक्टेड हो और वो जो है स्प्रेड करे? अगला स्टेज ये नहीं हो सकता क्या? नहीं, इसके चांसेस सुनील बहुत कम है। अभी तक जितना भी देखा गया है, जितने भी स्टडीज रिपोर्टेड है, उसमें जो सीवेज में है या वाटर रिजर्वायर्स में से जो वायरस निकले हुए हैं, स्पेशली जो हमारा पैंडेमिक के केसेस में जितने भी केसेस में देखे गए हैं, उसमें जो वायरस का देखा गया है वो नॉर्मली उनके आरएनए पाए गए हैं। वो वायरस जो है वो, देखिए वायरस का हमारा क्या है, डेड डेड वायरस जो हमारा है, वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की कड़ी है। तो वायरस ना तो लिविंग में ही आता है पूरी तरीके से और ना ही नॉन लिविंग में आता है। तो वायरस को जब तक उसका होस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। अब होस्ट क्या होता है, जैसे कोविड के केस में क्या होता है, हमने ये देखा गया है ज्यादातर केसेस में लोग जो बोलते हैं या जो बात करते हैं कि हम अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कोविड के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट ज्यादातर किए गए थे, या तो आपके गले से सैंपल लिया गया था या तो नाक से सैंपल लिया गया था। दो ही जगह से सैंपल क्यों लिए गए थे भाई? उसका कारण यह है कि उनकी पहली चीज क्या है, एंट्री वहीं से है। ज्यादातर हमारा या तो नाक से हम सांस लेते हैं और या तो मुंह से है, तो हाथ वाथ जितना भी लगता है वहां से गया, तो वायरस जो गया वो वहां से एंट्री हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि वायरस जब वहां पर गया, वायरस तो ऐसे सरफेस पर बहुत सारा दिनों तक पड़ा रहता है, अगर कोई उसको टच नहीं करता है वायरस, तो कुछ दिनों में वो ऑटो मतलब इम्यून हो जाता है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में इतने वायरस हैं कि हम क्या बताएं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं, आप उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है, तो शरीर में एक ये एक स्पेसिफिक ACE2 रिसेप्टर होता है, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उस ACE2 रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, और वो जब वो बाइंड करता है तब वो उसके बाइंडिंग के थ्रू जाकर के हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और जो हमारे शरीर के आरएनए हैं फिर वो उनको वहां पर जाकर के चौकन्ना करता है, उनको थोड़ा सा अलग करता है कि अरे यार ये बाहर का क्या है आया है, हमारी जो एंटीबॉडीज है उसके खिलाफ लड़ना शुरू करती हैं। तो वो एक्चुअली हमारी एंटीबॉडीज को इस तरह का सिग्नल देता है कि ये बाहर का वायरस ना होकर के आरएनए जो है वो आपका ही आरएनए है, कुछ ऐसा इसमें म्यूटेशन होता है। तो इस वजह से ये जो देखा गया है वो ये है। सो जहां तक ये बात है, बिल्कुल श्योर रहिए, अभी तक के केसेस में ऐसा पाया गया है कि ये बिल्कुल नहीं है। इवन जो हम बात करते हैं कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि उसका मतलब ये भी नहीं है कि हवा में कर आप बाहर मत निकलिए, वो हवा में नहीं निकलने की बात नहीं है, हवा में वायरस है, बिल्कुल होगा, लेकिन वो अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वेंटिलेशन इतना ज्यादा है, हवा इतनी ज्यादा वहां पर है कि एक वायरस के लिए इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर है कि वो इतना डाइल्यूट हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत सोर्स के पास में बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से पिछले साल अगर आप देखें तो हमारे जो केसेस हुए थे कोरोना वायरस के, वो गांव में कम हुए थे, शहरों में ज्यादा हुए थे, क्योंकि शहरों में ज्यादातर भीड़ की अपेक्षा हुई थी। सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज द आंसर इज क्लियर नाउ। ओके सुनील? या थैंक यू कृपा। क्योंकि हम कोविड की बात कर रहे हैं डॉक्टर कृपाराम जी, तो मुझे लगता है मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ।
जी 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 कि, जी नवीन ने पूछा है कि इस एयरबोर्न ट्रांसमिशन की जिसकी हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स हर कंट्री की हमें 6 फुट या 2 मीटर का अंतर रखने के लिए बोलती हैं और आउटडोर ट्रांसमिशंस इतने नहीं हो रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर आउटडोर मास्क भी नहीं लगाते हैं लेकिन अंदर मास्क लगाते हैं, तो ये सवाल उस डायरेक्शन में है, तो आप थोड़ी सी इस पे लाइट डालना चाहेंगे कि क्या रेंज है, जी effective है जी बाहर? प्रियंका, थैंक यू नवीन फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली नवीन क्या है, ये जो आप जो 6 फीट की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या जो हम बात करते हैं, WHO या हमारी गवर्नमेंट जितने भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं बताएं, एक्चुअली ये 6 फीट का ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट के लिए एक्चुअली है, समझ रहे हैं। ये माना गया है कि जो ड्रॉपलेट है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर ड्रॉपलेट को डिफाइन किया गया है, जो WHO का डिफिनीशन है और CDC का डिफिनीशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने 5 माइक्रोन बताया है कि अगर 5 माइक्रोन से साइज के पार्टिकल छोटे होंगे तो या बड़े होंगे तो उसको हम ड्रॉपलेट बोलेंगे, और नहीं तो छोटे वालों को ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बहुत सारे नाम दिए गए, 5 से नीचे वाले को बहुत सारे नाम दिए होंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, मैं आपको अपना एक पेपर भेजूंगा, उसमें हम लोगों ने दिया हुआ है कि ये जो क्लासिफिकेशन इटसेल्फ बहुत कंफ्यूजिंग है। तो जो 6 फीट का डिफरेंस एनीवे, तो वो हम आपको पेपर भेज देंगे। दूसरी चीज ये है कि जो क्लासिफिकेशन है, ये 6 फीट के डिस्टेंस का जो मेंटेनेंस की बात आ रही थी, ये एयरबॉर्न के लिए है ही नहीं। पहली चीज ये जो है, ये बताया गया है, ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के लिए था। एयरबॉर्न, हाँ, दूसरी चीज ये है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ओपन एयर में बहुत कम है। ओपन एटमॉस्फेयर में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के चांसेस काफी कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये खत्म है या ना के बराबर है, बट ये इसके चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्राउडेड स्पेस में गए हुए हैं, अगर क्राउडेड स्पेस में गए हुए हैं, जैसे पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था अपने बिहार में भी आया था और बाहर के केसेस में भी आया था कि किसी के यहाँ शादी के केसेस में बहुत सारे इन्फेक्शन हुए। तो शादी में तो ऐसा नहीं कि हर एक आदमी जाकर के उसी जगह पर जहां वायरस रखा हुआ था उसी को टच किया। तो वहां पर जो इंडोर इन्वायरमेंट में था, इंडोर इन्वायरमेंट में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इफेक्टिव है। और यही चीज शायद एक मिस 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 हम लोगों ने भी मिस किया, WHO ने भी शायद इसको मिस किया कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को इनिशियली उन्होंने बोला ही नहीं। अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई होती तो शायद इतनी डेथ नहीं हुई होती। लोगों को एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में बताया ही नहीं गया। सो बट हम आपको बता दें, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन मोस्टली लिमिटेड है क्राउडेड प्लेस में और इंडोर प्लेस में। और दूसरी चीज, 6 फीट डिस्टेंस की जो बात हो रही है वो एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात हो रही है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात वहां पे नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, ये क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है नवप्रीत का, वो कुछ एयर पोल्यूशन के लिए है। तो वो पूछ रही है, विच एरोसोल्स कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन एंड हाउ द इंडस्ट्रीज एंड फार्म सेक्टर कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये थैंक यू नवप्रीत फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली हम जो अगला फ्यू स्लाइड्स था इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, तो मे बी आई कैन आंसर, क्योंकि उस समय जब प्रेजेंटेशन चल रहा होगा तो उस समय कर सकते हैं। हम डॉक्टर कृपाराम जी अगले 10 मिनट्स में सेशन एंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें लिमिटेड, तो अगर आप कुछ स्लाइड के द्वारा ये क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, तो आई कैन आंसर डायरेक्टली आल्सो। सो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज सबसे मतलब जैसे मैंने आपको जो स्लाइड्स पे मैंने जहाँ पे एंड किया था उस जगह पर मैंने ही दिखाया था कि 2 सोर्सेज है, एक नेचुरल है और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल के बारे में हमने बताया था कि नेचुरल में हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में हमने बताया था आपको, वेहिकुलर इमिशन है, इंडस्ट्रियल इमिशन है, फायर्स हैं, एक्चुअली स्पेशली जो एग्रीकल्चर बर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लोकल स्केल पे इसका कंट्रीब्यूशन काफी होता है। सो यस, दे डू कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द अर्थ और इन द एटमॉस्फेयर इफ देयर इज नो गैस अदर देन ऑक्सीजन। ओके, सो प्रशांत का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, आई डोंट नो इफ इज आस्किंग कि वहां पर अगर कोई ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसके लिए तो एक बहुत अच्छा सा किसी ने एक कोई और गैस नहीं होगी ऑक्सीजन के अलावा, मतलब वो ये पूछना चाहते हैं हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो एक दिखाया गया है कि एक आप लोग दो एक काफी सर्कुलेट हो रहा था बीच में कि एक ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो सकता है।
अब आप सोचिए, मैंने वही बताया कि यहाँ पर जो, अगेन मैं नेचर की बात करूंगा और हमेशा मैं नेचर की बात करता हूँ, तो इसमें नेचर में क्या है, उसने इस तरह से आपके एनवायरनमेंट को बनाया कि हर एक का कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन ही होगा बहुत ज्यादा, तो आप अब हम हो क्या रहा है कि हमारा उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, मे बी आई कैन जस्ट शो द स्लाइड्स ऑफ ऑक्सीजन साइकिल इफ आई हैव दिस वन। हाँ, जो ऑक्सीजन का साइकिल है प्रियंका, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, हाँ, क्योंकि मुझे स्लाइड्स नहीं दिख हाँ, रही। ठीक है, हाँ। हाँ, स्लाइड्स देखने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे लग रहा है मैं स्लाइड्स बनाया हुआ था। तो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली आपका फोटोसिंथेसिस होता है। जो लैंड में होता है वो प्लांट से होता है, और जो ओशन में होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसका जो डिके होता है, मेजरली डिके जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है, ठीक है, और माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन से होता है। अब आप सोचिए कि अगर इसमें नहीं होगा चीजें, अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा, तो फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो आपका ऑक्सीजन को बैलेंस ही नहीं करेगा, आपका ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाएगा ना उसमें। तो 100% ऑक्सीजन होगा तो आपको हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। आपको जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लेके चले जा रहे हैं। सो उसका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको मैं कैसे आंसर करूं। बट एक्चुअली मैंने बताया कि नीदर टू मच इज गुड, नॉट टू लेस इज गुड एक्चुअली। सो एक परफेक्ट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए शायद 21%। और ये जो हमारा ऑक्सीजन का साइकिल है, ये हर एक जितने भी एलिमेंट्स हमने बताए या जितने भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उनके साइकिल इतने अच्छे से प्लान किए गए हैं कि वो सब बहुत अच्छे से प्लान रहते हैं एक्चुअली, उसको चेंज कभी नहीं होते हैं। वो दे ट्राई टू बैलेंस एक्चुअली, एक दूसरे के बीच में दे आर लिंक्ड। सो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं कि मतलब ऑक्सीजन 100% हो जाए, कोई फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं फिर। तो अब हम सेशन के एंड में आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सवाल सुनील जी के द्वारा पूछा गया है, तो मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी कि आप कुछ बताना चाहेंगे मेजर ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इस फील्ड में चल रहे हैं, मे बी इंडिया में हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हैं। और क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक साइंस जैसा सब्जेक्ट अपने स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो आप अगर हमारे यहाँ पे जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्जियंस जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कभी इंटरेस्ट है अपने बच्चों को ये पढ़ाने के लिए या स्टूडेंट्स ये पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो हमारे जो यूएसएफ के एसोसिएट मेंबर्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हमारे हैं, दे आर रियली वेरी स्मार्ट। एंड वो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में आप जो बात कर रहे हैं कि ऑल्दो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल में, पर हमको आजकल सभी बच्चों को हमने देखा, इवन मेरा बेटा जो क्लास 10th में पढ़ता है, उसको ईबीएस करके या ईबीएस, पहले हम लोग साइंस पढ़ा करते थे, राइट? आजकल जो साइंस होता है वो यूजुअली ईवीएस करके पढ़ाया जाता है। तो क्लास 3rd से ही मेरी बेटे पढ़ रही है, उसको मैंने देखा हुआ है कि वो क्लास 3rd से ही ईवीएस पढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस का जो फ्यूचर है, इट्स रियली वेरी बिग फ्यूचर एक्चुअली। हमको लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट फ्यू टेंस ऑफ ईयर्स में एनवायरमेंटल साइंस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक की बात, आप किसी एक भी बात कर लीजिए, एयर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, increase in carbon dioxide is a big problem, climate change is a big problem। हमारा जो, और नॉट ओनली दैट, ये हमारे दे आर मेजर थ्रेट फॉर द आवर प्रोडक्टिविटी। जो हम ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी अच्छे नहीं है। कुछ लोग इसको आर्ग्यू करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अगर ज्यादा होगा तो हमारा प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। वो बात सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन हाउ मच विल बी इट इज एक्सपेक्ट, मतलब कितना ज्यादा होने पर वो उससे अगर एक थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा होगा तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो इस चीज को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों ने आजकल डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस करके खुले हुए हैं, पहले नहीं थे। एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बारे में डिस्कशन बहुत ही कम होता था, आजकल डिपार्टमेंट्स के नाम पे खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। आपके जर्मनी में पोर्ट्सडेम में एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल समथिंग लाइक IASD और समथिंग लाइक। हमारा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है जो मोस्टली एक
विशेष किया गया था कि इन्वायरमेंट के बारे में ही स्टडी करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो स्टडी होती है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंज करके एक प्रोग्राम है, वो चलता है। फिर हमारा और कई और प्रोग्राम है जो हमारे आईगैक करके प्रोग्राम है, सोलास करके प्रोग्राम है। तो बहुत सारे प्रोग्राम है जो इस पे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी आपको बताऊं इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं कि एक एनकैप करके प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मतलब उसमें हवा को कैसे स्वच्छ बनाए उसके बारे में बात चल रहा है। हम बिना डिस्टर्ब किए हुए आज जो आपके पास में ऑलरेडी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूजीसी ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस एज ए सब्जेक्ट आपको टीच ही करना पड़ेगा यूजी लेवल पे। तो यूजी लेवल पे आजकल हर एक बच्चे को ये कोर्स पढ़ना ही पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इवन वो तो भूल जाइए यूजी लेवल, यूजीसी में आईआईटी लेवल पर भी, आईआईटी लेवल जो बीटेक करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, उनको ये फोर्स किया गया है कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस का एक कोर्स पढ़ना ही पढ़ना है। वो माइनर होता है, वो माइनर कोर्स पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक इसके फ्यूचर बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आने की बहुत जरूरत है। उनके यंग माइंड्स की हमको रियली में बहुत जरूरत है। वो क्या सोच सकते हैं, हमें अपने एटमॉस्फेयर और अपने एनवायरनमेंट के आसपास जो है उससे हमको सीख लेने की जरूरत है। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सुनील। थैंक यू ये आंसर करने के लिए। और एक सवाल है, मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ लोगों को सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जितने क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं जो मुझे डायरेक्टली आए हैं मैं पूछ लेती हूँ। एक सवाल है जो दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं एक साथ आपको पूछती हूँ। क्वेश्चन है कि क्या हम क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर में रोक सकते हैं, और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम लोग हमेशा ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं ये क्लाइमेट या अर्थ एनवायरनमेंट में, तो क्या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे जो क्रीचर्स हैं, क्या उनका इसमें कोई भी योगदान या रोल नहीं है? आप इन चीजों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आज हमारे यंग माइंड्स के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो हमने बताया, क्लाइमेट चेंज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि क्लाइमेट चेंज को लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया हुआ है कि दे आर नॉट, पीपल आर नॉट टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। क्योंकि जब तक होता, जैसे होता है ना कि कोविड के केस में जैसे हुआ, जब तक आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ तब तक लोगों को लगता था अरे भाई हमको तो मतलब ये कोविड वोविड कुछ है ही नहीं। सेम सिचुएशन क्लाइमेट चेंज के बारे में है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप उस जगह पर जाकर के बात कीजिए जिनके घर जो हैं वो कोस्टल एरियाज में है, हर साल बाढ़ का आप देख रहे होंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ह्यूमन तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, दिस इज नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली क्योंकि अगर हम जस्ट बात करें, जस्ट 200 ईयर्स बैक की बात करें या 200 ईयर्स से लेस की भी बात कर सकते हैं, बात करिए 1850 में जो हम प्री इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अबाउट 280 ppm था। और हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो उसको ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत रोल प्ले करता है। और आज की डेट में हमारा 420 के आसपास में है। तो कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा है, सर्टेनली बढ़ा है, उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है। ह्यूमन मतलब क्या हुआ कि उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इंडस्ट्रीज का रहा है। हमने भी सर्टेनली यूज किया हुआ है कि एक हमारा जहाँ मैं इसको एक स्लाइड में लूंगा, जस्ट 2 मिनट लूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए इसको, तो उसमें मैं इनको बताना चाहूंगा इस चीज के। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्लाइमेट चेंज, हाँ दूसरी चीज और भी स्पीसीज करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर जो राइस का प्लांटेशन होता है, राइस के प्लांटेशन से मीथेन नाम की एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस निकलती है। बट हमको ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं था, तो हमने ये देखा, आप ये सोचिए कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। बट प्रॉब्लम यह है कि अच्छी चीज ये है कि जो मीथेन का कंसेंट्रेशन है वो अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो होता है। और ये मीथेन बायो जो हमारे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो जब फूड लेते हैं तो फूड के बाई प्रोडक्ट के रूप में भी ये मीथेन निकलता है। तो मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी आने वाले समय में। हमारे एक कलीग इसमें जुड़े हुए हैं, मित्र हैं, नवीन नेगी जी, उन्होंने मीथेन के ऊपर काफी अच्छा सा रिसर्च किया हुआ, बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि मीथेन का इमिशन किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अगर आप क्वेश्चन पूछें और अगर इनका कांटेक्ट नंबर मिलता है तो आप नवीन जी को इनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि मीथेन का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। हम आगे के यूएसएफ पॉडकास्ट में नवीन को भी इनवाइट करना चाहेंगे। इससे अच्छी जी बात क्या जी होगी, बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल इस बिल्कुल। टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं।
और आई थिंक हम सेशन के बहुत ही एंड पे आ गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी और आपके मन में सवाल हैं, जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछे, प्लीज हिचकिचाइए मत। लेकिन अगर आपको अभी लगता है कि आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप बाद में भी हमारे मीडिया हैंडल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन हम लोग अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आप ये सारे सवाल हमको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे जितने भी मीडिया हैंडल हैं, फेसबुक पेज है, हमारी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप के थ्रू है, या फिर हमारी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। फिर भी अगर किसी को और कोई सवाल है अभी, तो आई थिंक हम लोग लास्ट कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। और नवीन ने भी चैट बॉक्स में लिखा है कि अगर कुछ मीथेन रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो अभी भी ले सकते हैं, एक दो सवाल में भी। और उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी शेयर किया है, तो आप देख ही रहे हैं कि लोग कितना इंटरेस्टेड हैं आप सभी लोगों से बात करने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे। प्रियंका, just I will take one maybe a minute, okay? So इसमें जो हमने बात किया कि एक जो बात कर रहे हैं कि कैसे हम एयर पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज को कम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट ट्रीज, प्लीज जहां कहीं भी आपको मौका मिले ट्री प्लांट करिए। हमारा अभी हम इन्वॉल्व है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया है। काफी लोगों को मैं आपको भी बोल रहा हूँ आपके थ्रू एक चीज और, मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वाराणसी के आसपास के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो उनको हम प्लांट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर हमको शेयर करें तो हम उनको प्लांट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। कंडीशन यही है कि वो प्लांट्स को मतलब प्लांट करें, और उसके बाद में उसमें जियो टैगिंग है, तो उनको हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा कि आपने प्लांट किया है या नहीं किया है। तो प्लांटिंग ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू प्लांटेशन एज मच एज पॉसिबल। दूसरी चीज है रिड्यूस वेहिकुलर इमिशन एंड मेक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां तक पॉसिबल हो वेहिकुलर इमिशन का यूज मत करिए। और कोविड ने तो ऐसा परफेक्ट सिचुएशन हम लोगों के ने अभी दिया है कि आजकल कोई लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग साइकिलिंग करना शुरू किए हैं। साइकिलिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बाइक कीजिए, बाइकिंग कीजिए, बाइकिंग मतलब साइकिलिंग कीजिए, साइकिल चलाइए, वॉक कीजिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए। CFL बल्ब्स का यूज करिए, जो हमारे पास पहले बल्ब हम लोग यूज करते थे, या LED का यूज करिए, और वो पुराने बल्ब मत यूज करिए, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और उस एनर्जी कंज्यूमशन में कहीं ना कहीं हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने में कंट्रीब्यूट करता है। पॉसिबल हो तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज करिए, आपके जो रिसाइकिल करिए न्यूज़पेपर्स जो हैं, और जो भी जितनी चीजें आपके घर के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं उनको रिसाइकिल करने की कोशिश करिए जितना भी पॉसिबल है। अवॉइड करिए कि जो प्रोडक्ट्स CFCs को प्रोड्यूस करते हैं उनको अवॉइड करिए, उनको मत खरीदिए आप लोग। तो ये गवर्नमेंट के आजकल भी स्टार रेटिंग्स आने लगे हैं, तो वो रेटिंग्स के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कि वो रेटिंग के हिसाब से देते हैं। मैं फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि अर्थ ने हमको इस बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, और बहुत ही परफेक्ट एटमॉस्फेयर दिया है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है कि हमको उसको कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, हमके उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वही सिचुएशंस आएंगे, क्लाइमेटीज आएंगी, बहुत सारा चीजें होगा। वी आर रियली, आप अभी देखिए हमारे यहाँ पर इतने तूफान आ रहे हैं, या हरिकेन्स आ रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, टाइफून्स आ रहे हैं। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? बहुत एक डिबेटेबल इश्यू है। क्लाइमेट चेंज एक रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है इसमें, लेकिन कितना सही है उसमें नहीं कह सकते अभी। सो लेट्स कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव एक्चुअली। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी जी की कोट से मैं खत्म करना चाहूंगा कि द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स ग्रीड बट नॉट एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब अर्थ पे एवरी मैन की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अर्थ ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन अगर हम ग्रीडी बन के काम करेंगे तो हमारे पास उसको कुछ नहीं करना, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो हमें इसकी बहुत जरूरत है। आप सभी लोग इसको कंट्रीब्यूट करिए, पॉसिबल जहां पर भी हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप कंट्रीब्यूट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्लीज डू शेयर विद एनीथिंग अबाउट दिस वन। अच्छा, एक तो थैंक क्वेश्चन यू जो डॉक्टर कृपाराम जी। एक क्वेश्चन जो है, सॉरी प्रियंका जी, एक क्वेश्चन है, मतलब हम खत्म करें उसके पहले ही हम सोच रहे हैं कि हम पूछ लेते हैं। ये एक तरह से USF मैनेजमेंट की तरफ से क्वेश्चन बोला जा सकता है।
ये हमारा जो मेन एम होता है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड में अवगत करा सकें कि उनके लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं उनके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से। आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूरा प्लांट किया, कैसे एटमॉस्फेरिक स्टडीज की जाती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें इसके बारे में अभी ही सचेत होना पड़ेगा, और क्या क्या सेंसिटिव इश्यूज हैं जो हो सकते हैं। और मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया था कि क्या करियर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई कि हमें अपने एटमॉस्फेयर और उससे रिलेटेड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। जो बदलाव हो रहे हैं उनका जो है प्रो और कॉन्स दोनों, मतलब उनके फायदे और नुकसान के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। और क्योंकि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, स्टूडेंट हो, गार्जियन हो, टीचर हो, हमारे एटमॉस्फेयर को हर कोई हर सेकंड हर मिनट जो है अफेक्ट कर रहा है अपनी प्रेजेंस से। तो इसलिए इसके बारे में हर किसी को जागरूक होना अनिवार्य है। और हमारे इस यूएसएफ के हैंडल की भी ये प्रायोरिटीज हैं कि हम किसी ना किसी तरह से आप सभी के लिए ऐसे प्रोग्राम लाएं जिसमें हम इस तरह की बात करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा, चूंकि आपने मेंशन किया दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपने मेंशन किया कि आप स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैं। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि ना केवल ट्री प्लांटेशन ही इसका सोल्यूशन है, बल्कि ट्री प्रिजर्वेशन, प्लांटेशन, उनका जो है जिनको प्लांट कर दिया उनकी देख रेख भी सुनिश्चित की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, वॉलंटियर्स की तौर पे, और जो है उनको प्रिजर्वेशन के लिए भी हैंडल किया जाए। वो कहीं ना कहीं वही गवर्नमेंट, मतलब डिबेटेबल है, वही गवर्नमेंट ट्री प्लांट करवाती है हर साल, लाखों करोड़ों प्लांट होते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमें पता है एक दिन में 6-6, 7-7 हजार ट्री प्लांट होते हैं एक एक ब्लॉक में, ये पेपर्स में। तो हो सकता है 10% होते भी हों। तो ये प्लांटेशन तो होते हैं, लेकिन क्या वो अगले साल तक सरवाइव करते हैं, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। वो मतलब इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज और जो वॉलंटियर्स हैं उनको। तो एक वो चीज है। हाँ। दूसरी जो यहाँ पर ये है कि हम सुनील सुनील या सुनील 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 सुनील, मैं जस्ट इंटरप्ट करना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नहीं हूँ, आई एम जस्ट हेल्पिंग देम एक्चुअली एज ए वॉलंटियर, एक्चुअली उन्होंने मुझे अप्रोच किया। दूसरी चीज, इस बार एसपीसीबी ने पिछले बार के इस तरह की जो सिचुएशंस आ रही हैं उससे सीख लेते हुए ये किया है कि जिसको भी प्लांटेशन दिया जा रहा है या प्लांट दिया जा रहा है उनको जियो टैगिंग के साथ में दिया जा रहा है। तो मतलब उन्होंने जियो टैगिंग में क्या क्या है हमको आइडिया नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रोबब्ली दे हैव सम काइंड ऑफ बारकोड जो कि उस इंफॉर्मेशन को वो कभी चाहे तो देख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और दूसरी चीज, वो ऐसे लोगों को ही दिया जा रहा है इस बार जो उसके लिए देखरेख के लिए एक कंसेंट जैसा मांगा जा रहा है कि आप इसकी देखरेख करने के लिए रेडी होंगे। तो ये एक इनिशिएटिव ये है सुनील, और आई वुड बी हैप्पी टू वेलकम एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकें। तो सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, आपसे भी, आप सुनील और सभी अपने कलीग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लोग भी करें तो हम उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। जी सुनील। जी, इसी डायरेक्शन में जो मेरा कैरियर से रिलेटेड कुछ कमेंट और क्वेश्चन है वो ये है कि पहली चीज, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हो कि मैंने तो कभी जो है एटमॉस्फेरिक साइंस नहीं पढ़ा है तो मैं रिसर्च नहीं कर सकता या मैं नहीं रिसर्च कर सकती, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंस में यूज होने वाले जो फंडामेंटल लॉज हैं, जो है वो बेसिकली बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक बायोलॉजी के ही फील्ड्स हैं। तो कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता है और वो बोलता है नहीं मैं मेरे को जो है मैं ये नहीं कर सकता जो है एटमॉस्फेरिक साइंस, नहीं, आप किसी भी स्टेज में एटमॉस्फेरिक साइंस के फील्ड में घुस सकते हैं। इवन टेक्नोक्रेट्स जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, और या फिर जो कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटर गीक्स भी एटमॉस्फेरिक साइंस के रिसर्च में आप सारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। इवन मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में काम करने वाले लोग अपना जो टेक्नोलॉजी, अपना जो टेक्निक्स है, अपनी जो टूल्स हैं, वो एटमॉस्फेरिक साइंस के रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मेरा मेरा ये मैसेज था। और दूसरी चीज ये है कि इस तरह की ही इनिशिएटिव, जैसे जो हम बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड पैनल डिस्कशन
इस तरह का इनिशिएटिव हम अगस्त में करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगस्त बहुत दूर नहीं है, और मैं चूंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, गार्जियंस होंगे, उनके लिए ये बोलना चाह रहा कि आप सारे लोग ट्यून रहें यूएसएफ के हैंडल के साथ में, चाहे हमारे मीडिया चैनल्स हो, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल्स हो, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, कंट्रीब्यूट करिए। लेट अस मेक अ सोसाइटी बेटर देन नाउ। प्रियंका, जी आप सुनील, जी सुनील, थैंक यू एक सुनील, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए। बोलिए कृपाराम जी, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि देखिए एटमॉस्फेरिक साइंसेस क्या है, एक इट इज ए इंटरफेस बिटवीन मेनी सब्जेक्ट्स। एक्चुअली आप अगर एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की बात करते हैं तो ये फिजिक्स और एटमॉस्फेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आजकल जो आगे का फ्यूचर दिख रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन वाला फ्यूचर ही रिसर्च का है। आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, बायोफिजिक्स आजकल लोग बात कर रहे हैं, आज स्टेटिस्टिक्स की आपने बात करी और मैथमेटिक्स की बात करी। क्लाइमेट चेंज में आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको एक अच्छा बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो नहीं कर सकता रिसर्च। और फिजिक्स में आपको पता ही पता है। तो जितना भी ऐसा नहीं है, पहले होता था कि बॉटनी पढ़ने वाले बॉटनी का काम करेंगे, और बाकी चीजें जैसे होता था जूलॉजी वाले जूलॉजी ही कर रहे हैं। तो आजकल ऐसा हो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एयर पोल्यूशन में आज की डेट में सबसे ज्यादा काम करने वाले सिविल इंजीनियर्स हैं और केमिकल इंजीनियरिंग वाले फील्ड के लोग हैं। So the science is actually really grown. तो एटमॉस्फेरिक साइंस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें बेझिझक होकर के बच्चों को इसके बारे में सोचना चाहिए, पढ़ाई दें और इसको पढ़ें। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक ही चीज मैं बोलूंगा कि इसमें आपको कुछ कई सब्जेक्ट्स का क्या है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, so that you can connect them actually very well. So that's all actually from my side. Thank you. थैंक यू। आपका लेक्चर ही इतना इन्फॉर्मेटिव था और क्वेश्चन आंसर सेशन उससे भी ज्यादा रोचक रहा, क्योंकि इतने सारे सवाल आए, शायद हम सारे सवालों के जवाब ले भी नहीं पाए क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है। और उसके बाद इतना अच्छा डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड हुआ, बाकी लोगों ने भी अपने पॉइंट्स बताए, तो मुझे बहुत खुशी है और ये सेशन बहुत यूजफुल रहा मेरी तरफ से। तो मैं जितनी एक्साइटेड थी, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सेशन इतने अच्छे से कंडक्ट हुआ। ऑल थैंक्स टू यू डॉक्टर कृपाराम जी, और बाकी के जितने भी हमारे यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन के मेंबर्स हैं जो बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं इसको पीछे से रन करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू दीप्ति, सुनील, अरुण एंड एवरीवन एल्स, पंकज, जो ये सारी चीजें करते हैं बैकग्राउंड में। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। और हम जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था, हमारे ये आस्क अस इवेंट्स मंथली पॉडकास्ट है। इसका मतलब है कि अगले महीने जुलाई में भी हम फिर से एक अतिथि को, गेस्ट को बुलाएंगे और एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आप ट्यून रहिएगा, हमारे मीडिया हैंडल चैनल्स देखते रहिएगा और हम उस पर अपने अगले गेस्ट को अनाउंस करेंगे, डेट और टाइम। तो जितने भी लोगों को आप ये स्प्रेड कर सकते हैं अपने चैनल्स में, फैमिली में, स्कूल में, प्लीज उसको करिए, क्योंकि हम बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आपने जैसा देखा, मतलब कितना इंफॉर्मेशन का पूरा भंडार है डॉक्टर कृपाराम जी के पास, और ऐसे ही जो हम आगे के भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे। और आप लोगों को भी पूरी छूट है कि आप भी कंट्रीब्यूशन करें ये डिस्कशन में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू रियली। और अगले महीने हम मिलते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ में। सुनील, अगर आप कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना चाहेंगे तो मैं फोरम ओपन छोड़ती हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू जी, धन्यवाद। और इतना अच्छा संचालन आपने किया, अगर आपको धन्यवाद ना मिले तो हमारी तरफ से ये होगा कि हमने जो है कुछ अधूरा छोड़ दिया। तो प्रियंका जी, इतना अच्छा संचालन करने के लिए, इतने सारे क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत आपको जो है कुडोज है, आपके लिए बहुत ज्यादा जो है धन्यवाद है। एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे हमने क्वेश्चंस जो मिस किए हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं अटेंड। तो पिछली इवेंट जो अभी आज तक अपलोड नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट, और ये इवेंट, ये दोनों इवेंट के क्वेश्चन और आंसर्स जो नहीं यहाँ पर हुए हैं उनको भी हम अपलोड करेंगे विद आंसर्स। हम यही आशा करते हैं कि आप सारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर करें। और बहुत अच्छा सेशन गया। धन्यवाद कृपा जी, धन्यवाद प्रियंका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए हैं। मेरी तरफ से इतना ही।